टाइम आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। बात करें जम्मू कश्मीर की, बात करें अगर हम जम्मू कश्मीर की, तो इसे पहले जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता था, लेकिन अब इसे सिटी ऑफ टोल प्लाजास कहा जाने लगा है, क्योंकि एक के बाद एक जम्मू कश्मीर को टोल प्लाजास गिफ्ट में मिल रहे हैं। अगर हम बात करें अपनी रूलिंग पार्टी की, तो उसी के कुछ लीडर्स हैं जो कहते हैं यूटीज में तो टोल होते ही नहीं हैं। फिर देखा जाए जनाब, ये टोल आ कहाँ से रहे हैं। तो इसी विषय पे आज हम खास बातचीत करने के लिए जुड़ते हैं जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह जी के साथ। तो अगर उनके द्वारा रूलिंग पार्टी के लीडर्स खुद ही मानते हैं जम्मू कश्मीर में कि यूटीज में टोल नहीं होते, फिर इतने सारे टोल पे टोल का झोल आ कहाँ से रहा है। सर, आप स्वागत है, और आप क्या कहेंगे इस पे। देखिए, 4 टोल प्लाजाज जम्मू में बन चुके हैं। नाशरी का टोल प्लाजा है, बन का टोल प्लाजा है, सरूर का टोल प्लाजा है, और हाल में जो लखनपुर का टोल प्लाजा जो है उसको भी चालू कर दिया गया है। और इस संदर्भ में जम्मू में एक भारी रोष लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले ही लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा आहत थे कि बहुत ज़्यादा टोल प्लाजाज खुले हुए हैं जम्मू के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो ये कहते थे, जैसे आपने कहा, कि यूनियन टेरिटरी में टोल नहीं होते हैं और जो टोल हैं उनको हटाया जाएगा। जब स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो इस किस्म के बहुत सारे आश्वासन यहाँ के लोगों को दिए गए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से एक के बाद एक टोल प्लाजा भी लगाए गए, टैक्सेस भी लोगों के ऊपर लगाए गए, और बाकी जो इश्यूज थे उनको पूरे तरीके से नज़रअंदाज किया गया। लोगों के अंदर एक भारी रोष, एक भारी गुस्सा इस संदर्भ में देखने को मिल रहा है। और टोल प्लाजा की अगर हम बात करें कि क्यों लगाया जा रहा है, तो बीजेपी के नेता अब ये कहने लगे हैं कि जब हमें सड़कें बनानी है या उनकी मरम्मत करनी है तो हमें टोल लगाने पड़ेंगे और टैक्स लोगों से लेना पड़ेगा। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब पेट्रोल और डीजल का दाम जो है वो आपने कई बार बढ़ाया, और ये कहकर बढ़ाया कि रोड सेस इस पे के ऊपर लगाया जा रहा है रोड्स को बेहतर बनाने के लिए, और भारी पैमाने के ऊपर टैक्सेशन की जा रही है पेट्रोल और डीजल के ऊपर। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप देखें तो इस वक्त पेट्रोल की जो क्रूड ऑयल की कॉस्ट पर लीटर है वो कोई 23 रुपए के करीब पड़ती है, लेकिन वही पेट्रोल यहाँ 80 और 85 रुपए में बेचा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये टैक्सेस जो हैं ये लोगों के भलाई के लिए लगाए जा रहे हैं, लोगों को सुविधाएं देने के लिए लगाए जा रहे हैं। और इस संदर्भ में ये कहा गया कि रोड की मरम्मत भी करनी है, ये रोड सेस लगा के, और मेंटेनेंस भी करनी है। लेकिन जब आपको पेट्रोल के ऊपर टैक्स आपने लगा दिया तो फिर टोल प्लाजा क्यों खोल रहे हैं आप, फिर दोबारा टैक्स क्यों लगा रहे हैं सड़कों के नाम के ऊपर। क्या ये डबल टैक्सेशन नहीं है आपकी? और सड़कों की हालत क्या है वो देख लीजिए। टैक्स तो आप लगा रहे हैं, लेकिन आज सड़कों की हालत ये है कि सड़कों के ऊपर लोगों ने फसलें उगाना शुरू कर दी है। इतनी बुरी हालत है, फसलों की खड्डें बन गई हैं, इनकी जो रोड्स हैं इनमें फसलें लगना शुरू हो गई, इनकी खड्डें बन गई। ये अक्सर सोशल मीडिया में और दूसरे जो है मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अक्सर ये खुलासा होता रहता है। तो इस किस्म की आपकी सड़कें हैं, और उसके बाद भी अगर आप टोल प्लाजा लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ के आवाम को जवाब देना होगा। आपने तो बड़े बड़े वादे उस वक्त किए थे, अच्छे दिन आएंगे, लोगों की भलाई होगी और लोगों की दुश्वारियां दूर होंगी। क्या क्या वादे आपने नहीं किए। ना केवल टोल प्लाजा बल्कि बार प्लाजा आपने खोलना शुरू कर दिए मंदिरों के शहर में। जिस तरीके से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि नई शराब की दुकानें खुलेंगी, और फिर हाल ही में एक्साइज कमिश्नर जो हैं उन्होंने 116 नई दुकानें खोलने का प्रपोजल जो है वो सेक्रेटेरिएट को भेजा है, और जगह भी आइडेंटिफाई कर दी हैं कि ये शराब की दुकानें कहां कहां खोली जाएंगी, और यह भी कहा जा रहा है कि किन लोगों को दी जाएंगी उसके बारे में भी चर्चा यहां हो रही है। मंदिरों के शहर को हम टोल प्लाजा का शहर तो नहीं बनने देंगे, बार प्लाजाज का शहर नहीं बनने देंगे। यहां जो डेवलपमेंट के आपने वादे किए थे उन वादों के ऊपर आप पूरे तरीके से फिसड़ी साबित हुए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मानना होगा और समझना होगा।
जिस तरीके से आर्टिफिशियल तवी लेक का प्रोजेक्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे प्रोजेक्ट्स थे, उनका क्या हाल हुआ है आप बताइए बीजेपी वाले। वो जूं के तू ही हैं, सिर्फ स्टार्ट हुए थे, उनका आगे कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, देख लीजिए 6 साल से आर्टिफिशियल तवी लेक का प्रोजेक्ट ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया गया है। इसी तरीके से जो मुबारक मंडी से बावे और महामाया टेम्पल तक जो एक गंडोला का प्रोजेक्ट था, उसका देख लीजिए क्या हशर हुआ, उसके ऊपर भी कोई काम नहीं हुआ। इसी तरीके से ये कहते थे कि रिवर तवी को साबरमती के पैटर्न पर डेवलप किया जा रहा है, और उस संदर्भ में भी 4-5 सालों से जो है वो लगातार ऐलान किया जाते रहे, लेकिन काम उसके ऊपर इनिशिएट तक नहीं किया गया, एक पैसे का काम उस संदर्भ में नहीं हुआ। इसी तरीके से स्मार्ट सिटी के आपने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन हालत ये है ओल्ड सिटी की कि ज़रा सी बारिश होती है तो सारा पानी लोगों के घरों में घुसता है। क्या ये होती है स्मार्ट सिटी? उसके ऊपर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी तरीके से जो एम्स का प्रोजेक्ट है, जिसके 4 बार आपने उद्घाटन कर दिए, और एम्स आज की डेट में कहीं भी नहीं दिखता है। तो जो प्रोजेक्ट्स थे, जो डेवलपमेंट वर्क्स थे, मुबारक मंडी हेरिटेज एक बहुत बड़ा हमारा जो हेरिटेज का एक सेंटर बन सकता था, टूरिज्म का बहुत बड़ा अट्रैक्शन बन सकता था यहाँ, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। जो हमारे वर्क्स थे, जो हमारे डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज जम्मू के लोगों के थे, उनको आपने पूरे तरीके से नजरअंदाज कर दिया। आज मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी वाले, मैं चुनौती देकर कहता हूं, मुझे बताइए कि आपने पिछले 6 वर्षों में, जब से आपकी दिल्ली में हुकूमत आई और जम्मू कश्मीर में आपकी हुकूमत रही, आपने क्या किया है? आपने अगर जम्मू को कुछ दिया है तो टोल प्लाजाज दिए हैं, और अब आप बार प्लाजा देने की जो एक प्रपोजल बना रहे हैं, उससे यहाँ के लोग आहत हैं, और ये हरगिज हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, ये हरगिज हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। हरदेव सिंह जी, मैं इस बात पे आपका मत जानना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि ये जो हमारी केंद्र बीजेपी की सरकार है, उसका रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है? क्योंकि उनको तो कुछ पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। वहीं से अगर कोई ऑर्डर आए तो क्या कहेंगे आप, उनका रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है? बिल्कुल ठीक आपने कहा, क्योंकि दिल्ली में जो सरकार है वही यहाँ पे इस निज़ाम को चला रही है, और उनके जो यहाँ पे लोग हैं उनको कुछ पता ही नहीं है क्या करना है। उन्होंने, ऐसा लगता है कि अपनी जुबान ही गिरवी रख दी हो। वो यहाँ के इश्यूज को प्रोजेक्ट करने में भी पूरी तरीके से असफल हुए हैं। अगर हम देखें तो उनकी पार्टी की तरफ से कोई कभी हमें दिखता नहीं लोगों के सपोर्ट में। अगर बच्चे बाहर निकलते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, हर एक पार्टी विरोध करती है, पर हमारी जो रूलिंग पार्टी है उनकी तरफ से कभी कोई नहीं आता विरोध करने। बिल्कुल कोई नहीं आता, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई ऐसा इशू होता है जो लोगों को आहत करता है, तो वो उसकी पैरवी करते हैं ये बीजेपी के लोग। नहीं, ये अच्छा हो रहा है, आपके लिए अच्छा हो रहा है। जैसे अब टोल प्लाजा के ऊपर आपने देखा होगा, बहुत सारे नेताओं ने कहा ये बहुत जरूरी है। जी जी, हमने भी देखा, और उन्होंने कहा कि ये बहुत जरूरी है कि हमने अगर 6 लाइन्स रोड आपको दिया है तो उस पर टोल प्लाजा आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, जहां सड़क के ऊपर ऐसी बात की गई, वहीं जब डोमिसाइल आया था पहले ओरिजिनल फॉर्म में, तो तब भी आप मीडिया से वाबस्ता हैं, उस वक्त भी आपने देखा, उस वक्त भी आपने भी बड़े इंटरव्यू उस वक्त किए, जैसे ये लोग कहते थे कि नहीं ये बहुत ज़रूरी है, बाहर के लोगों को आना चाहिए, यहाँ कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए। और जब हम लोगों ने धरने प्रदर्शन करके उस वक्त और नौजवानों के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ी, और उस ऑब्नॉक्शियस कानून को जो है वो वापस करवाया, और उसकी जगह नया एक डोमिसाइल लॉ बनवाया, तब ये लोग जो है वो बोलना शुरू किए, देखिए जी ये हमने कर दिया। ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाले नेता हैं, करने वाले कुछ नहीं है। जब करना होता है तो ये नजर नहीं आते हैं कि कहाँ छुप गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इस किस्म का जो रवैया है, इसको यहाँ के लोग जो हैं वो भलीभांति समझ चुके हैं, और वक्त आने के ऊपर जो है वो उनको जवाब भी देंगे। चलिए हर्षदेव सिंह जी, बात करते हैं आपके साथ ये जो 4th क्लास पोस्ट आई हैं। पहली बात है, जम्मू कश्मीर को तो कुछ मिलता नहीं है, अगर फिर भी कुछ मिला है इसमें ग्रेजुएशन वालों के साथ भेदभाव है। कहने का मतलब ये है कि सबका सपना है हम गवर्नमेंट जॉब करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रीज तो है नहीं कि लोग वहाँ पे काम करें, प्राइवेट वर्क करें। तो अगर उनका एक सपना है गवर्नमेंट जॉब का, अगर इतने पढ़े लिखे नौजवान 4th क्लास की जॉब में भी अप्लाई करना चाहते हैं, वो वहाँ भी नहीं कर पा रहे, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक बहुत ही कंसर्न की बात है। और जब बीजेपी अपोजिशन में थी
जब ये इलेक्शन लड़ने के लिए आए थे तो इन्होंने बड़े बड़े वादे यहाँ के नौजवानों के साथ किए थे कि आपको मुलाजमत मिलेगी, आपके लिए इतनी करोड़ नौकरियाँ जो है वो जारी की जाएंगी, आपको बहुत बड़ा बोनांजा एम्प्लॉयमेंट की शक्ल में दिया जाएगा। ये हम पिछले 6-7 वर्षों से सुन रहे हैं, 2014 से लेकर आज तक सुनते आ रहे हैं। और उसी की बिना के ऊपर नौजवानों को इन्होंने अपने साथ मिलाया और नौजवानों ने इनका बहुत समर्थन दिया और इनकी सरकार बनी, दिल्ली में बनी, यहाँ बनी। लेकिन जब इनकी सरकार बन गई उसके बाद नौजवानों को इन्होंने पूरे तरीके से नज़रअंदाज किया, क्योंकि पिछले 5-6 सालों में ना के बराबर मुलाजमत यहाँ के नौजवानों को मिली है। और 5 साल तक लगातार जो है यहाँ का नौजवान जो है वो बात इस संदर्भ में करता रहा, एजिटेशन करता रहा, हम सब लोग मिलके करते रहे। और अब जब एडवर्टाइज हुई हैं इतने सालों के बाद 8,575 क्लास 4th के जॉब्स जो हैं एडवर्टाइज हुए हैं, उसमें भी सरकार ने पाबंदियां लगा दी। मुझे बड़ी हैरानगी लगती है कि ये कहा गया कि जो 10+2 से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से सजा हुई ज्यादा क्वालिफिकेशन हासिल करने के लिए कि आपने ज्यादा पढ़ाई कर ली है तो आप अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। अब कहाँ जाएंगे वो लोग, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखों के लिए तो कोई पोस्ट आपने एडवर्टाइज नहीं की है। एमफिल और पीएचडी पढ़े हुए जो नौजवान हैं वो हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं हम ओवर एज होने वाले हैं और हमारे लिए तो ना कोई एवेन्यूज है, और जो निकले हैं उनमें भी अगर हमारे ऊपर पाबंदी लगा दी गई है तो किस तरीके से हम लोग अपना गुजर बसर करेंगे। बहुत जेन्युइन उनकी बात है, लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। जैसे आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि जब भी ऐसा इशू होता है तो बीजेपी वाले कहीं छुप जाते हैं, और जब लोग जद्दोजहद करके, अपोजिशन पार्टीज जद्दोजहद करके, नौजवान जद्दोजहद करके उसका कुछ हल करवाते हैं तो वो एकदम से बाहर निकल आते हैं अपने बिलों से और कहते हैं हमने जी ये बहुत बड़ा एक ये कर दिया, ये तो हमारी वजह से हो गया। बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जाते हैं, बैनर्स लगाए जाते हैं कि हमारी वजह से हुआ है, हमने ये करवा दिया है। बिल्कुल ठीक। फिर मीटिंग्स बुलाई जाती हैं तब रात को ही कि ये सारा क्रेडिट हमें मिलना चाहिए, ये हमारा करवाया हुआ है। और ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उसके बाद ये लोग बाहर निकलते हैं और बड़े बड़े होर्डिंग शहरों के अंदर इनके लग जाते हैं, अखबारों में बड़े बड़ी एड्स आ जाती हैं, देख लीजिए हमने क्या कर दिया है और कितना बड़ा हमने नौजवानों के हित में क्या 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 फैसला। लेकिन नौजवान अब अच्छी तरीके से इनको समझ चुके हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो जगह जगह अभी भी नौजवानों के प्रदर्शन जो है वो चल रहे हैं, अलग अलग जगह के ऊपर चल रहे हैं। बेरोजगार नौजवान बैठे हुए हैं, डेली वेजर्स बैठे हुए हैं, और जो कॉन्ट्रेक्चुअल्स हैं वो बैठे हुए हैं। जिन लोगों को इन्होंने बाहर निकाल दिया, जो लगे हुए लोग थे उनको भी इन्होंने बाहर निकाला, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट में है, इंफॉर्मेशन में है, एजुकेशन में है, ये लोग बाहर निकाले गए। एनएचएम के कर्मचारी जो है धरने के, उनके साथ जितने वादे इलेक्शन से पहले किए अब वो सारे के सारे वादे भुला दिए इन लोगों ने। इसी तरीके से मनरेगा के तहत जो लगे हुए थे उन लोगों को भी इन्होंने पूरे तरीके से नज़रअंदाज कर दिया। रैबरे खेल जो है, जो इतने पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके साथ भी किस किस्म का मजाक कर रहे हैं। जो डेली रेटेड वर्कर्स हैं जिनके घर का आज चूल्हा नहीं जल रहा है, सड़कों के ऊपर हैं, और कोरोना का शिकार भी उनमें से कुछ लोग हो गए हैं, उनको वेजेस तक इन लोगों ने नहीं दी है। मुझे बड़ी हैरानगी लगती है ऐसा कि इनके पास एमएलएस को खरीदने के लिए पैसे हैं। 30-30, 35-35 करोड़ में एक एमएलए बिक रहा है। जो मीडिया में आता है कि सरकार बनानी है, मध्य प्रदेश में सरकार बनानी है तो जो है वो एमएलएस के लिए जो है वो सौदे किए जा रहे हैं। राजस्थान में अब सरकार बनाने के लिए आपने देखा होगा प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहा जा रहा है 30-30, 35-35 करोड़ में विधायक खरीदा जा रहा है। लेकिन एक जो रोज की दिहाड़ी लगाने वाला इंसान है, जो अपने पेट का परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा है, उसको देने के लिए इनके पास वेजेस तक नहीं है। इससे ज्यादा शर्म की बात इस सरकार के लिए नहीं हो सकती है। कहीं ना कहीं इनको आत्मचिंतन करना होगा। और जिस तरीके से ये चल रहे हैं, अपनी मनमर्जी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव की राजनीति कर रहे हैं, दमन की राजनीति कर रहे हैं, और ये सोचते हैं कि हमको पूछने वाला कोई नहीं है। जब इनको पूछना, जब वक्त आएगा तो लोग जो हैं इनसे जवाब भी लेंगे, इनसे हिसाब भी लेंगे। ये शायद ये भारतीय जनता पार्टी के नेता आज की तारीख में भूल गए। हरदीप सिंह जी, हम कुछ दिन पहले फिजिकल एजुकेशन के टीचर से मिले,
उन्होंने कहा कि हम जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी हैं हम उन तक अपनी बातों को पहुंचा नहीं पा रहे क्योंकि उनका ट्विटर अकाउंट हैंडल नहीं है। तो उन्होंने दरख्वास्त की कि सर आप अपना अकाउंट बनाएं ताकि हम अपनी मुश्किलात जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जम्मू कश्मीर का यूथ हम आप तक पहुंचा सकें। तो इस संदर्भ में क्या हमारे जो गवर्नर साहब हैं उन्हें नहीं पता कि जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ कैसा भेदभाव किया जा रहा है, या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया, कभी कोई ट्वीट नहीं आता, कभी उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आती, तो ऐसा क्यों? देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को हमने भी एक भेजा हुआ है, एक रिप्रेजेंटेशन भेजी हुई है इस संदर्भ में कि इन लोगों का कोई ना कोई हल होना चाहिए, क्योंकि जो रैबरे खेल खास तौर पर चूंकि आपने जिक्र किया है, तो हम मानते हैं कि रैबरे खेल के साथ जो है एक बहुत बड़ा जो है बेइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि इनमें से 1000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने एमफिल पीएचडी की है या नेट सेलेक्ट किया हुआ है, और एक उसमें ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर गोल्ड मेडल मिला हुआ है। देखिए, भारत का नाम उन्होंने कहाँ कहाँ पूरे दुनिया में रोशन किया, और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने नेशनल लेवल के ऊपर अपना मुकाम बनाया और मेडल हासिल किया। उनको उन्होंने किस तरीके से ट्रीट किया है, ये उनका ऑर्डर दिखाता है कि 3000 रुपये के ऊपर उनको जो है माहवार के ऊपर जो है वो रहबरे खेल में रखा हुआ है। अगर देखा जाए तो मजदूर को भी 100 रुपया दिहाड़ी नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिल रही है। मजदूरों के साथ भी ये सारे ये जो जितने भी सेगमेंट्स हैं, जो मजदूर हैं, जो डेली वेजर्स हैं, जो आज की तारीख में मनरेगा के तहत काम करने वाले लोग हैं, उनको भी 2-2 3-3 साल से अपने ड्यूज जो हैं वो नहीं दिए गए हैं, और वो लोग भी जो है वो आज त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। जैसे आपने कहा, लेफ्टिनेंट गवर्नर तो इस वक्त हेड कर रहे हैं स्टेट को। मैं कहता हूं जो दूसरे लोग हैं, जो एडवाइजर्स हैं या नीचे उनके बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनमें से भी कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ा कारण आसिया मैं ये भी समझता हूं कि जो बाहर से ब्यूरोक्रेट आते हैं वो इतने कंसर्न्ड नहीं रहते हैं हमारे लोगों के लिए, क्योंकि उनको पता है कि वो आज यहाँ हैं, कल कहीं और होंगे। जब तक यहाँ चुनाव नहीं हो जाते, जब तक यहाँ चुनी हुई सरकार नहीं बन जाती, लोगों की सरकार जब बनेगी तो एक एमएलए है या एक मंत्री है, उसको पता है कि मुझे इन लोगों को जवाब भी देना है, मैंने इनसे वोट लिए हैं। और एक एमएलए के पास तो किसी वक्त भी कोई भी आ सकता है मिलने के लिए, लेकिन यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो तो ना किसी का टेलीफोन उठाने के लिए तैयार हैं, ट्विटर पे जवाब देना तो बहुत दूर की बात है, फोन भी नहीं उठाते हैं, और किसी के साथ मिलने के लिए तैयार हैं, टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। और आजकल पिछले 6 महीनों से उनको इतना डर लगा हुआ है कोरोना का कि वो अगर कहीं दफ्तर में बैठते भी हैं तो बाहर इंस्ट्रक्शन दी होती है कि गेट के अंदर भी कोई नहीं आएगा। ये अगर रूलिंग पार्टी की बात करें तो उनकी तरफ से यही होता है, कहते हैं कि हमारी तो सरकार ही नहीं है तो हम किस लिए मतलब करेंगे। अगर कोई चीज के लिए उनको पूछा जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, उनका सिर्फ एक ही कहना होता है, हमारी तो सरकार ही नहीं है। तो किसकी सरकार है ये तो बताइए। बीजेपी केंद्र में सरकार चला रही है, ये इतने भोले जो है बनने की कोशिश कर रहे हैं या बिल्कुल ही डंडर हेड्स हैं, ये समझ में नहीं आती है बात। लेकिन दिल्ली में इनकी सरकार है और वही सरकार जम्मू कश्मीर के निज़ाम को चला रही है। इस किस्म के एक्सक्यूजेस देकर अगर आप लोगों को कहना चाहते हैं, अब हम लोग तो सीधे सीधे ही बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन हर एक मुद्दे को उठा रहे हैं, सड़कों के ऊपर बैठ रहे हैं, धरना प्रदर्शन के माध्यम से मसलों को उठा के हल करवा रहे हैं और रिप्रेजेंटेशंस भेज रहे हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री को जब भी होता है हम लिख के भेजते हैं, राष्ट्रपति को भेजते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर को भेजते हैं, दूसरे जो लोकसभा में जो कमेटीज हैं उनको भेजते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजते हैं, यहाँ के अधिकारियों को भेजते हैं। क्या आपका फर्ज ये नहीं बनता है कि आपका यही फर्ज था कि आपको वोट लेने थे इन लोगों से? जब आपको वोट मिल गए तो आपने इन लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया और अब इस किस्म के एक्सक्यूजेस आप दे रहे हैं कि अब तो पता नहीं किसकी सरकार है। लोग आपको अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और मुखौटे के पीछे आपका जो गनेना चेहरा है बीजेपी वालों, ये लोग अच्छी तरीके से पहचान चुके हैं। अब जवाब के लिए आप तैयार रहिए। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ हर्षदेव सिंह जी। जैसे कि हमने भी इनसे बातचीत की कि जो हमारा हर्षदेव सिंह जी हैं, इनको हम हमेशा ही जम्मू की आवाज़ बनते हुए देखते हैं। हर कोई मुद्दा हो सबसे पहले
देखा जाए तो यही प्रोटेस्ट करते हैं, यही आके हमारी जनता को सपोर्ट करते हैं। इनका भी यही कहना है, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, उनको जो जम्मू कश्मीर के हालात इस समय चल रहे हैं कोरोना वायरस के चलते, उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुनना चाहिए, उनको हल करना चाहिए। तो ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।